अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। मेरा नाम हाफिज़ अब्रार अनवर ख़ान और मैं आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर हुआ हूँ नॉर्वे के हवाले से कुछ मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेके। जो लोग यूरोप या बाहर के मुल्कों में जाना चाहते हैं उनके लिए तो ख़ास तौर पे ये वीडियो बहुत ज़रूरी है ताकि वो अपनी सिलेक्शन जो मुल्कों की सिलेक्शन है कि कहाँ कहाँ वो जा सकते हैं या उनके पास ऑप्शन है, तो उसमें नॉर्वे का नाम भी फ़हरिस्त में शामिल कर सकें। और दूसरा ये कि जो नहीं भी आना चाहते, जो सिर्फ़ मज़ा लेने के लिए या चस्का पार्टी है, जो सिर्फ एंजॉय करना चाहती है, नॉर्वे के बारे में जानना चाहती है कि यहाँ पे लोग कैसे रहते हैं और क्या माहौल है और क्या सहूलियात दी जाती हैं, और अपने मुल्कों के साथ कंपेयर करना चाहते हैं, जिनको टेक्निकली मैं ये बोलूँ कि जिनको हालात हाज़रा के जानने का शौक़ होता है, जिनको कंपैरिजन करने का शौक़ होता है, जिनको लॉ एंड ऑर्डर देखने और समझने का शौक़ होता है, उनके लिए बड़ी मुफीद वीडियो है कि आपको इस वीडियो से पता चलेगा कि नॉर्वे में नॉर्वे की गवर्नमेंट या नॉर्वे के जो लाइफ स्टाइल है वो कैसा है, यहाँ पे सहूलियात या लॉ एंड ऑर्डर किस किस्म के हैं, जिसकी वजह से नॉर्वे दुनिया में खुशहाल तरीन जो लोग पाए जाते हैं वो नॉर्वे में पाए जाते हैं। और पहली बात तो ये, यहाँ पे कोई भीख नहीं मांगता। आपको यहाँ पे पूरे नॉर्वे में कोई भी बंदा भीख मांगते हुए नहीं दिखेगा। जिस बंदे के पास भी फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं, जिसको भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम होता है, वो यहाँ पे इनका एक इदारा है NAV को एप्लीकेशन दिखता है। NAV चेक करता है कि हाँ भाई इस बंदे का क्या प्रॉब्लम हुआ है, कैसे हुआ है। अगर तो वो शख्स सिक होता है तो उसको सिक लीव मिल जाती है, उसको सिक पेमेंट मिलती है। अगर वो बंदा अनएम्प्लॉयड होता है तो उसको अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट मिलना शुरू हो जाते हैं, जो 1 साल तक कंटिन्यू रहते हैं। जब तक दूसरी जॉब ना मिले तब तक कंटिन्यू रहते हैं। अगर तो किसी बंदे ने अपनी जो है वो PhD स्टार्ट की है किसी यूनिवर्सिटी के साथ, तो यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ उसको पे करती हैं PhD करने के लिए, रिसर्च करने के लिए पे करती हैं। तो अगर आप मेरे से एक लाइन में पूछें तो मैं आपको यही बात बोलूँगा कि नॉर्वे इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंट्री, जहाँ पे आप और अपनी फैमिली के साथ आप लोग सारे शिफ्ट हो सकते हैं, सेटल हो सकते हैं। और यहाँ पे किसी किस्म की कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, मार कुटाई नहीं है, कोई जो है वो कौम परस्ती नहीं है, कोई मज़हब परस्ती नहीं है, कोई सिख, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन एक दूसरे को जो है ना वो रेसिज्म में नहीं तोलते हैं। किसी को पर्दा करने से नहीं मना किया जाता, किसी को लिबास जैसा वो ज़ेबतन करना चाहता है वो पहने, किसी को कोई मना नहीं करता। कोई किसी भी किस्म का लाइफस्टाइल अपनाना चाहता है वो अपना सकता है, उसको किसी भी किस्म की कोई रोक टोक नहीं है। तो ये तो मैंने मोटी मोटी बातें बता दी। अब कैटेगोरिकली चलते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ आपके साथ। मैंने साथ अपना लैपटॉप ऑन किया हुआ है, मैं यहाँ से देखता जाता हूँ पॉइंट्स अपने। पहली बात तो मैंने लिखी हुई है हाईली पेड लेबर है यहाँ पे। जी हाँ, पहले तो ये बता दूँ 1 महीने में आपने कितने घंटे काम करना होता है। 1 महीने में आपने 162 आवर्स काम करना होता है। इससे ऊपर अगर आप काम करेंगे तो वो आपका ओवर टाइम है। और ओवर टाइम की सैलरी यहाँ पे 125% तक चली जाती है, 150% तक चली जाती है। तो लोग कोशिश यही करते हैं कि कंपनीज़ वाले कि बस 162 आवर्स ही काम लिया जाए। अगर इससे ऊपर काम बनता है तो वो एक्स्ट्रा बंदा रख लेते हैं उस काम के लिए, ताकि पर आवर वेज रेट और ज़्यादा ऊपर ना जाए। लेकिन आपको ये जान के हैरानगी होगी कि यहाँ पे पर आवर वेज रेट जो है वो दुनिया में कई मुल्कों में इसके आसपास भी नहीं है, खुसूसी तौर पे एशिया और पाकिस्तान में। तो अगर मैंने कुछ कैलकुलेशन भी की हुई है यहाँ पे, जैसे अगर आप लगाएं 1 महीने की सैलरी कितनी है अगर आप 162 आवर्स काम करते हैं, पाकिस्तानी पैसों के मुताबिक 5,61,000 यानी कि 5,61,000 पाकिस्तानी रुपीज़ सैलरी बनती है अगर आप एक मिडिल लेवल के जो है ना एम्प्लॉई हैं और आप पूरा महीना 162 आवर्स काम करते हैं, यानी कि हफ्ते में 5 दिन और एक दिन में 8 घंटे, जिसमें 7.5 घंटे की जॉब होगी, 30 मिनट्स की अनपेड ब्रेक होगी। अगर पाकिस्तान इंडियन पैसों में आप लगाएं तो 2,71,000 यानी कि 2,71,000 इंडियन रुपीज़ बनते हैं। अगर घंटे के हिसाब से देखा जाए तो 3,000 रुपये घंटा यहाँ पे सैलरी मिलती है पाकिस्तानी, या 1,500 रुपये इंडियन रुपीज़ सैलरी मिलती है यहाँ पे 1 घंटे की। और अगर नॉर्वेजियन करेंसी में देखा जाए तो जो वेज रेट है वो 180 क्रोनर से अप टू 240 क्रोनर तक जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा बन जाता है अगर आप इसको कन्वर्ट करेंगे पाकिस्तानी रुपए में। अगर आप देखें, आप खुद कैलकुलेशन कर लीजिएगा। इस टाइम जो पाकिस्तानी करेंसी का रेट है नॉर्वेजियन करेंसी के साथ, आज का रेट जो है वो तकरीबन जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 17 रुपये 1 करोड़ के बराबर है पाकिस्तानी, और 8.22 जो है वो इंडियन रुपीज़ इक्वलेंट टू 1 नॉर्वेजियन क्रोनर है।
अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे लेग पुलिंग नहीं है, स्ट्रेस कोई नहीं है, ना जॉब पे कोई किसी को स्ट्रेस देता है, ना स्ट्रेस को लेना पसंद करता है, और ना ही किसी को कोई लेग पुल करता है, ना कोई जो है ना करवाना पसंद करता है। हर बंदा अपना काम कर रहा होता है, और यहाँ का माहौल जो होता है जॉब का वो काफ़ी प्लेजेंट होता है, और बड़ा हंसी खुशी सारा दिन गुजरता है जॉब पे। और कोशिश ये की जाती है कि किसी भी किस्म की कोई यहाँ पे ये बात है, ये लोग जो है ना वो किसी भी किस्म की जो है ना सरप्राइजेस को पसंद नहीं करते, यानी कि जैसे आग लग गई, जैसे एट दी एंड अभी आपने ऑर्डर डिलीवर करना है या ऑर्डर आपने रेडी करना है किसी चीज़ का, या कोई भी आपका प्रोजेक्ट है उसमें आपने आखिरी टाइम तक काम नहीं किया और एकदम से आपके ऊपर बर्डन आ जाए, ये लोग इस चीज़ को बिल्कुल पसंद नहीं करते। तो ये हर बंदा यहाँ पे जो काम कर रहा होता है वो अपनी एफिशिएंसी में काम करता है, वो कहता है कि जिस टाइम मैं काम पे आया हूँ तो बस मैं काम ख़त्म करूँ और अपने टाइम पे मैं घर चला जाऊँ। तो इसलिए यहाँ पे ना लेग पुलिंग होती है, ना स्ट्रेस एट जॉब होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपके साल की जो जितनी सैलरी बनती है, आप जितना भी कमाते हैं, चाहे आप एक जगह पे जॉब करते हैं, चाहे आप दो जगह पे जॉब करते हैं, चाहे आप पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, चाहे आप फुल टाइम जॉब कर रहे हैं, आपने एक साल में जितनी सैलरी भी अर्न की है, जितनी जितनी जगह पे काम करके, हर कंपनी लायबल है कि वो अगले साल आपको आपकी कमाई हुई सैलरी का 10 to 12% आपको बोनस के तौर पे देगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैंने एक साल के जून से लेके अगले साल के जून तक एक कंपनी में मैंने पाकिस्तानी 5 लाख रुपए अर्न किए हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो 5 लाख रुपए का 10% जो कि बनता है, कितना बनता है आई डोंट नो, आप खुद कैलकुलेट कर लें। तो जितना भी बनता है 10%, कहीं पे 10% दिया जाता है, कहीं पे 10.5% दिया जाता है, कहीं पे 10.4% दिया जाता है, तो वो आपको एज अ बोनस सैलरी के तौर पे मिलता है। और एक महीने की आपको छुट्टी मिलती है, तकरीबन 3 हफ्ते की छुट्टी में आपको मिलती है, और वो पेड होती है। आप कहीं भी निकल जाएं और आप बोनस सैलरी लें और आप इंजॉय करें। तो यहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं, खुद नॉर्वेजियन भी यहाँ पे जो रहते हैं, वो हर साल घूमने फिरने निकलते हैं। इस पेमेंट को फेरिया कहा जाता है। ये लोग फेरिया को लेते हैं, प्लान करते हैं, छुट्टी पहले से प्लान की होती है कंपनी के साथ, और ये छुट्टियों पर जाते हैं मुख्तलिफ ममालिक में घूमने फिरने के लिए। अपने फेरिए को ये प्रॉपर छुट्टियों को यूटिलाइज़ करते हैं। इसी तरह जो हम लोग हैं एशियन, उस पैसे को जो हमें मिलता है, हम उस पैसे से कोई इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, या अपने माँ बाप को, बहन भाइयों को भेज देते हैं व्हाट्सएवर। या कुछ लोग हैं वो क्या है, उनका पेट नहीं भरता, तो वो यहाँ पे अपने बैंकों में जमा करते हैं और बार बार अपने अकाउंट्स को खोल के उन पैसों को देखते हैं और खुश होते रहते हैं। अच्छा जी, उसके अलावा टैक्स डिडक्शन जो होती है आपकी सैलरी से, सैलरी आपके अकाउंट में तब आती है कंपनी से आपकी जब आपके उसका टैक्स कट जाता है। टैक्स का सिस्टम क्या है, टैक्स में यहाँ पे परसेंटेज ऑफ टैक्स है। टैक्स रेट बहुत हाई है, 34%, 35%, अप टू 40% तक आपकी सैलरी का टैक्स चला जाता है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपने साल में कितनी सैलरी अर्न की है। और इस टैक्स को देने में नॉर्वेजियन फ़ख्र महसूस करते हैं। और पहले तो मुझे लगता था कि यार ये तो बड़ा मुश्किल काम है, 30-40% तो ये लोग ले जाते हैं। लेकिन अब मुझे अंदाज़ा हुआ इस क्रोनिक ये सिचुएशन में आके, ये कोरोना वाली सिचुएशन में आके, कि जब वक्त पड़ता है तो ये पे बैक कैसे करते हैं। तो ये आपसे अगर टैक्स लेते हैं तो आपको आपकी मुसीबत के वक्त में उसका पे भी करते हैं। वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा किस तरह पे करते हैं। उसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, अब आ गया वही वाला पॉइंट जिस पर मैं बात कर रहा था। अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट यहाँ पे एक चीज़ है। मिसाल के तौर पे आपकी कंपनी बंद हो गई, बैंकरप्ट हो गई, या जैसे कि एक कोरोना की सिचुएशन आ गई, तो लोगों ने अप्लाई किया। यहाँ पे एक इदारा है NAV, में पहले बता चुका हूँ, वही इस तरह की चीज़ें डील करता है। उसमें एप्लीकेशन जमा करा दी, कंपनी से लेटर लेके जमा करा दिया, उन्होंने 15 दिन से 1 महीने के बाद वो आपको अप्रूव कर देंगे आपका अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट। आपकी सैलरी का 60% या आपको जब तक आपकी जॉब दोबारा से स्टार्ट नहीं होती, आपको वो घर बैठे पे करते रहेंगे। इस दौरान आप अपनी जॉब की कोशिश करते रहें, दूसरी कंपनी में भी आप अप्लाई करते रहें। अगर कहीं और आपको जॉब मिल जाती है आप कंटिन्यू कर लें। और अगर हर 2 वीक के बाद आपने उनको एक रिपोर्ट सबमिट करनी होती है कि आपने इस महीने, इस 2 वीक में कितना काम किया है। अगर आपने काम किया होता है तो आप उनको सीधे सीधे बता देते हैं, वो उतने दिनों के पैसे आपको कम पे कर देते हैं। तो ये आपकी तरफ से लायबिलिटी होती है कि आपने सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना। ऐसा नहीं करना कि आप को वो पैसे भी देते रहें और आप काम भी करते रहें और कंपनी से भी पैसे लेते रहें। इस सूरत में आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है, जेल भी हो सकती है। तो आपको बताना होता है कि भाई मुझे थोड़ा बहुत काम मिला है या मैंने थोड़ी बहुत जॉब की है। लेकिन वो आपको बैकअप करते हैं, वो आपको इन कांटेक्ट में रहते हैं, वो आपको मोटिवेट करते हैं कि आप जॉब्स के लिए अप्लाई करें, और आपको मुसलसल 60% आपको देते रहते हैं। ये अभी क्रोनिक सिचुएशन में तकरीबन मार्च से बहुत सारे लोग जो है वो परमिटेड हुए हैं, यानी कि ले ऑफ हुए हैं। तो उनको अभी तक जो है ना ये इदारा जो नाव है वो पे कर रहा है अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट। और पिछले साल जो है ये जब मार्च में ये हुआ था तो मैं भी परमिटेड हुआ था, मेरा भी ले ऑफ हुआ था, तो मुझे भी यहाँ पे जो है वो पे किया गया इस हवाले से। तो और ये बहुत ज़बरदस्त सिस्टम है और बिल्कुल फुल प्रूफ है।
और इसमें ऐसा नहीं है कि आपको लाइनों में लगना पड़ता है, आपको तरले करने पड़ते हैं या आपको ये डिस्टर्ब करते हैं या ये देखते हैं कि ये एशियन है या वहाँ से आया हुआ है तो इसको ना दो, और ये वहाँ से आया हुआ है ये यूरोपियन है तो इसको दो। ऐसा नहीं है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, सब इक्वलेंट है। आप अप्लाई करें, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करें, जो कमी होगी वो आपसे मांग लेंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स ठीक होंगे तो आपको पे करना शुरू हो जाएंगे। उसके अलावा ये अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट 6 महीने से 1 साल तक के लिए अप्रूव हो जाता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और आप समझें कि आप रात को लेटे हैं और आप सुबह आपको लगा है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है या मैं नहीं जा सकता, कोई भी रीज़न हो सकता है, आप उनको कंपनी को इन्फॉर्म करेंगे मैं आज नहीं आ रहा, मेरी तबीयत ख़राब है। कंपनी आपको फायर नहीं कर सकती, कंपनी आपको सवाल नहीं कर सकती, कंपनी आपसे ये नहीं कह सकती कि जाओ डॉक्टर से लिखवा लेकर आओ। कंटिन्यूसली आप 3 दिन तक छुट्टी कर सकते हैं बगैर किसी डॉक्टर की रिपोर्ट के। अगर 3 दिन से आप ऊपर जाते हैं फिर आपको डॉक्टर की रिपोर्ट देनी पड़ती है कि भाई मैं बीमार हूँ या ये वो है। टोटल ऐसे आप 12 छुट्टियाँ कर सकते हैं, 12 से 14 छुट्टियाँ आप इस तरह की कर सकते हैं, या मेरे हिसाब से 16 कर सकते हैं आप साल में, कि आपने 2-2 करके आपने 16 कर ली इस तरह की छुट्टियाँ, ठीक है। इसमें आप में कोई डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है इन्वॉल्व करने की इसके अंदर, और ये आपको कंपनी पे करती है, ये पेड होती हैं, पेड नहीं होती हैं। और अगर आप बीमार हो जाते हैं, खुदा न खास्ता को चोट लग गई, जैसे रिसेंटली मेरा एक बड़ा ही क्लोज़ फ्रेंड है पाकिस्तान से, उसको वो जॉब कर रहा था तो कंपनी में, वैसे तो ऐसे होता नहीं है, पता नहीं उसने क्या किया अपने साथ, क्या उसने गलती की है, तो उसके चोट लग गई पैर पे तो वो फ्रैक्चर हो गया। तो अब उसको सिक लीव के तौर पे नाव पे करेगा इंशाल्लाह ताला, जब तक कि वो ठीक नहीं होता नाव उसका सारा खर्चा उठाएगा, और सारा ऑपरेशन वगैरह सब कुछ फ्री हुआ है क्योंकि एमरजेंसी यहाँ पे टोटली फ्री है। अच्छा, अब आ गई बड़ी मज़ेदार चीज़। अगर यहाँ पे किसी फैमिली में कोई बेबी पैदा होता है तो यहाँ की गवर्नमेंट बग़ैर कोई सवाल किए आपको 86,000 नॉक पे करती है उस बेबी की वजह से, क्योंकि मदर जॉब नहीं कर सकती या व्हाट्सएवर जो भी रीज़न है। 86,000 नॉक कंपनी नाव जो यहाँ का इदारा है गवर्नमेंट, वो किसी भी मदर को पे करती है अगर यहाँ पे उसका बेबी पैदा होता है, ठीक है, उसी साल वो उसको पे करती है। और ये 86,000 नॉक बहुत ज़्यादा पैसे बन जाते हैं, आप खुद हिसाब लगा लें, 15-16 लाख पाकिस्तानी बन जाते हैं, और इंडियन कितने बनते हैं आप खुद ही कैलकुलेट कर लें, 8.2 से आप मल्टीप्लाई कर लें, 10 लाख तो बन जाता होगा या नहीं बनता? 10 लाख नहीं बनता तो 8-9 लाख तो बन ही जाता होगा। इन एनी केस ये अगर किसी का बेबी यहाँ पैदा होता है तो उसको इतना पैसा यहाँ की गवर्नमेंट देती है, ठीक है। तो हमारे मुल्कों की तरह नहीं है कि जाओ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में और लाखों रुपया पे करो और उन पे डिपेंड करो और लंबे लंबे बिल बनवा के वापस आओ। यहाँ तो गवर्नमेंट पे कर रही है आपको। और यहाँ पे एक और बार बता दूँ, यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं जो 18 साल से कम उम्र के हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो उनको हर महीने उनका एक बजट है जो 1,000 करोड़ से ऊपर है, तकरीबन 1,050 या 60 करोड़ है। वो यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो नाव के थ्रू वो आपके अकाउंट में मदर को या फादर को पे करती है। तो अब जैसे मेरी 2 जो हैं वो बेटियां हैं, तो गवर्नमेंट हर महीने 2,000 करोड़ से ऊपर यानी 2100 नॉक मुझे वो मेरे अकाउंट में पे करती है इन दोनों के लिए। तो यानी कि अगर आप साल का ये लगा लें तो तकरीबन ये 24,000 नॉक बन जाता है। और 24,000 नॉक कितना होता है आप मल्टीप्लाई बाय कर लें आप पाकिस्तानी रुपीज़ में 17 से, और आप इंडियन करेंसी में 8.2 से, तो आपको जो है ना वो समझ आ जाएगा कि यहाँ की गवर्नमेंट कितना सपोर्ट करती है। तो बल्कि अभी रिसेंटली मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, यहाँ की जो है वज़ीर आज़म है, तो वो कह रही थी कि जी हमारी आबादी बढ़नी चाहिए और हमें जो है वो मज़ीद बेबीज़ चाहिए। और आई वॉज जस्ट लाइक, मैं हैरान था, शौक में था कि ये बेचारी क्या कह रही है। तो वो तो चाह रहे हैं यहाँ की आबादी बढ़े, और हमारे मुल्कों में कहते हैं कि जी आबादी कम होनी चाहिए। तो ये लोग इसलिए रेडी हैं इन चीज़ों के लिए और ये चाहते हैं आबादी बढ़े, क्योंकि इनको लेबर बाहर से लानी पड़ती है, एम्प्लॉयज़ बाहर से लाने पड़ते हैं। तो इनको नज़र आ रहा है कि गैप क्रिएट हो रहा है, बीच में जनरेशन गैप क्रिएट हो रहा है, जैसे जापान में और चाइना में क्रिएट हुआ है। तो वो नहीं चाहते कि ये क्रिएट हो, इसलिए वो ये कह रहे हैं। एनीवे आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है जी, नाव जो इदारा है, जब आप जॉबलेस होते हैं वो आपको जॉब फाइंड करने में बहुत हेल्प करता है, आपसे पूछता है, आपको बताता है, और जिन कंपनीज़ में आप अप्लाई करते हैं अगर आप उनको इन्फॉर्म करें तो वो उन कंपनीज़ को मोटिवेट भी करता है, फोर्स भी करता है कि भाई इनका इंटरव्यू करो, इनको बुलाओ, इनको चेक करो, क्योंकि जाहिर सी बात है उनको अपना जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो भी कंट्रोल करना है, उनकी जिम्मेदारी में ये भी आता है। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो यहाँ पे है वो एम्प्लॉयमेंट रेट यहाँ पे 97% ये कहते हैं।
तो अगर ये बात ठीक है 97% है, 2-3% ही इनके बेरोज़गार लोग हैं, तो हम हिसाब लगा लें जॉब ढूंढना यहाँ पे कितना को मुश्किल होगा। खैर मैं इस फैक्ट से एग्री नहीं करता, बहुत सारे लोग जो यहाँ पे नेशनल है वो भी इस बात से एग्री नहीं करते, मैं भी एग्री नहीं करता इस बात से, लेकिन ओवरऑल ये है कि ये कोशिश ज़रूर करते हैं आपको जॉब दिलाने में। और अगर आप मोटिवेटेड हो, आप कोशिश करें, तो आप अगर अनएम्प्लॉय हो भी जाएँ एम्प्लॉय, तो आपको जॉब मिल जाती है अगर आप थोड़ा सा अपने हाथ पैर चलाएँ तो, कोशिश करें तो। नॉर्मली होता ये है कि जब आप अनएम्प्लॉयड होते हैं तो नाव आपको पे करता है तो आप बिल्कुल ही लेज़ी हो जाते हैं, आपका दिल ही नहीं करता, आप अप्लाई नहीं करते। दैट इज़ वेरी बैड थिंग। अगेन ये जब आपको घर बैठ के चीज़ें मिलेंगी तो आप रिलैक्स हो जाओगे, बिल्कुल लूज़ हो जाओगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो लूज़ नहीं होना चाहिए, आप जॉब अप्लाई करें और बेहतर ऑप्शन में जाएँ। उसके बाद जो मैंने बताया आपको, बेबी अगर यहाँ पैदा होता है 86,000 नॉक आपको गवर्नमेंट पे करती है। तो इसमें एक और रूल भी है कि अगर मदर ऑलरेडी जॉब कर रही थी तो वो ये भी कह सकती है कि जो मेरी सैलरी है वो मुझे 1 साल तक आप पे कर दें। 2 ऑप्शन है, या आप लमसम पेमेंट ले लें 86,000 की, या आप अपने साल की सैलरी पर मंथ आप लेते हैं। तो जो आपको ज़्यादा सूट करता है, जो आपको ज़्यादा बनते हैं, अगर आपकी सैलरी अच्छी है किसी मदर की, तो बोलेंगे मुझे सैलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से दे दो हर महीने के हिसाब से। और अगर जिसकी सैलरी अच्छी नहीं होगी या जो नया नया आया होगा वो बोलेगा 86,000 नॉक दे दो। तो ये दोनों ऑप्शन है। उसके बाद अंडर टेबल सैलरी भी नहीं दी जाती, ना ही टैक्स स्टीलिंग होती है, ठीक है। यानी कि ना ही ये ऐसा करते हैं कि आपसे कम सैलरी में आपको रख लेंगे, ना ही ये ऐसा करते हैं कि जी आपको आपका टैक्स बचा देंगे या ऐसा कर देंगे। जो लोग ऐसा करते हैं वो फिर पकड़े भी जाते हैं और इनके साथ उनके लाइसेंस भी कैंसिल होते हैं। ओवरऑल पूरे नॉर्वे में ऐसा नहीं होता, लेकिन जहाँ पे होता है वो ऑस्लो है, वहाँ पे ऐसा होता है। लेकिन नहीं करना चाहिए, ये गलत बात है। जब कंट्री आपको इतना सपोर्ट कर रहा है तो टैक्स का पैसा चोरी नहीं करना चाहिए, और जो करते हैं उन लोगों को सुधरना चाहिए। और जो स्टूडेंट्स इस चीज़ में पढ़ते हैं उनको नहीं पढ़ना चाहिए 2 नंबरी में। इस 2 नंबरी को जो है ना वो छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अगर गवर्नमेंट इतना सपोर्ट कर रही है और गवर्नमेंट इतना ज़्यादा आपको हेल्प आउट कर रही है और इतना अच्छा सैलरी पैकेज रेट है, तो क्या ज़रूरत है यार 2 नंबरी करने की। उसके अलावा मेडिकल, अगर आपका मेडिकल वैसे तो यहाँ पे फ्री है, इमरजेंसी टोटली फ्री है। अगर आपका 2,000 करोनर से ऊपर अगर आपका किसी साल खर्चा हो जाए तो उससे ऊपर जितना भी खर्चा होगा वो टोटली फ्री होगा। फॉर एग्जांपल मेरे शोल्डर में दर्द है और अगर मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ तो डॉक्टर की एक अपॉइंटमेंट मुझसे लेगी मेरे 1 घंटे की सैलरी 170-80 करोड़, और अगर वो मुझे किसी फिजियोथेरापिस्ट के पास भेजते हैं तो वो 500-600 करोड़ ले लेगा। इसी तरह अगर मेरा मसला किसी भी तरीके से 2,000 से ऊपर चला जाता है तो जितना भी खर्चा बाकी पूरे साल में होगा, चाहे किसी के खुदा ना खास्ता दिल के वॉल डल रहे हो, स्टंट डल रहे हो, चाहे किसी का कैंसर का इलाज चल रहा हो, वो टोटली फ्री हो जाएगा। तो यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट योर मेडिकल टेंशंस। 2,000 करोड़ से ऊपर अगर कुछ भी गया, और 2,000 करोड़ ने कितने आपके पूरे सैलरी का सैलरी, मतलब अगर आपके महीने की सैलरी 33,000 नॉक है एवरेज सैलरी, तो 2,000 करोड़ ने बनते हैं सैलरी का 2,000, 33,000 किसी की अगर सैलरी हो इंडिया पाकिस्तान में, तो 2,000 अगर उसके लग गए हैं किसी महीने, और उसको कहा जाए कि बाकी पूरा साल तुम्हारा मेडिकल फ्री है, इससे ऊपर अगर तुम्हारा लग गया तो ये तो अच्छी बात है, इसमें तो वो तो खुश होगा। तो मैं टोटली इससे एग्री करता हूँ। ये काफ़ी इन्होंने लिमिट जो है वो काफ़ी लो रखी हुई है, यानी कि 2,000 तो बहुत जल्दी पूरे हो जाते हैं, उसके बाद आपको सारा कुछ फ्री है। तो और इन्वायरमेंट इतना अच्छा है यहाँ पे कि बंदा बीमार होता ही नहीं है नॉर्मली, और जॉब इन्वायरमेंट भी इतना अच्छा है कि इंजर्ड भी नहीं होता। मेडिकल सर्विसेज के बारे में बता दिया, फ्री है, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली एटमॉस्फेयर है, पोल्यूशन नहीं है, स्मोक नहीं है, गाड़ियाँ डीजल हैं चाहे पेट्रोल है, धुआं नहीं है, कंपनीज़ हैं उनका धुआं नहीं है, कोई चक्कर नहीं है, किसी भी किस्म की कोई पोल्यूशन है ही नहीं। मतलब मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने पिछले 6 महीने में अपने जूते कब पॉलिश किए थे, क्योंकि गंदे होंगे तो पॉलिश करूँगा ना, गंदे ही नहीं होते पॉलिश करूँगा। हाँ, गंदे इस तरह हो सकते हैं कि उस पर बर्फ़ लग जाए, उस पर बर्फ़ के साथ अगर ज़मीन पे कोई पत्थर है वो लग जाए, वैसे यहाँ पे जो है वो गंदे नहीं होते। कपड़े भी इतनी जल्दी गंदे नहीं होते। लोग इसी तरह के कपड़े पहनते हैं जिस तरह मैंने पहने हुए, टी शर्ट पहन ली, ट्राउज़र्स पहन ली, ऊपर जैकेट पहन ली, कोट पहन लिया। तो लोग कैजुअल ज़्यादा करते हैं ड्रेसिंग, यहाँ पे टाई शाई का कोई रिवाज नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ईजी रहना पसंद करते हैं और ईजी होकर काम करना पसंद करते हैं। कुत्ते और बिल्लियों के यानी कि जानवरों के यहाँ पे राइट्स बहुत ज़्यादा हैं, इंसानों से भी ज़्यादा हैं, इसलिए उनके ऊपर हाथ चलाकी करने का कोई सोचे भी ना। अगर कोई ऐसा करता पाया जाएगा तो वो सीधा जेल जाएगा। किसी की आप वीडियो या पिक्चर नहीं ले सकते आप विदाउट परमिशन, किसी भी इंसान की आप वीडियो या पिक्चर नहीं ले सकते आप विदाउट परमिशन। इसलिए आपको नॉर्वे के हवाले से ज़्यादा व्लॉग नेट पे नहीं मिलेंगे, क्योंकि लोग ना इंटरव्यू देना पसंद करते हैं ना लेना पसंद करते हैं। इट्स अ वेरी
वेरी, यानी कि चीप समझा जाता है कि आप कैमरा उठा के कहीं पे भी शूटिंग कर लो। तो ये काम अगर आप नॉर्वे आए तो आप हरगिज़ ना कीजिएगा, ख़ास तौर पे ओस्लो के अलावा तो यहाँ पे कहीं भी ना कीजिएगा बगैर पूछे। पार्किंग, जहाँ पे गाड़ियों की पार्किंग है वहीं पे आप पार्किंग कर सकते हैं। अगर आपने एवी शेवी जाके कहीं पे गाड़ी खड़ी कर दी है आपने, तो यहाँ पे एक मोबाइल सर्विसेज होती है, पार्किंग वाले होते हैं, वो पार्किंग वालों का ये काम होता है, उनके पास सेटेलाइट सिस्टम है, वो घूमते फिरते रहते हैं, पता नहीं वो कहाँ से आ जाते हैं। 2 मरतबा तो मेरा भी हो चुका है। और तकरीबन एक दफ़ा हुआ था तकरीबन 20,000 पाकिस्तानी का, और वो मैंने अपने गेट के बाहर गाड़ी पार्क की थी 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, वो पीछे से आ गए। 4 मिनट्स के अंदर अंदर आपने गाड़ी हटानी होती है, मुझे पता ही नहीं था। तो मैं बाहर गया तो मुझे 20,000 पाकिस्तानी का फ़ाइन हुआ था। 960 करोड़ तकरीबन यहाँ के मुझे पड़े थे। और एक दफ़ा मुझे जो है वो पार्किंग में, मेरा पार्किंग जो पास था वो सनलाइट की वजह से डल हो गया था, क्योंकि यहाँ पे सनलाइट बहुत तेज़ होती है। तो और मैंने उस पर गौर नहीं किया, मैं नया नया आया था यहाँ पे, नई नई गाड़ी ली थी, पता नहीं था इस हवाले से। तो वो मेरा तकरीबन कोई 10-12 हज़ार पाकिस्तानी का चालान हुआ था, 660 करोड़ का। तो पार्किंग फ़ाइन बहुत ज़्यादा है। पार्किंग जहाँ पे भी करें वो पार्किंग टिकट लेके करें, 2 नंबरी ना करें। 20 या 25 करोड़ पर आवर की पार्किंग है। अगर आप मार्केट जाते हैं तो मोस्टली जगहों पे पार्किंग फ्री है, जहाँ पे बड़े मॉल्स हैं पार्किंग फ्री है, घंटे 2 घंटा 3 घंटे के लिए। अगर आप इवन ये है कि इसके बाद भी कोई नहीं चेक करने के लिए वहाँ पे आता। लेकिन अगर आप बहुत सारी जगह जैसे एयरपोर्ट वगैरह है, वहाँ पे आपने गाड़ी जैसे ही आपने ड्राइव की है तो एक कैमरे ने आपकी गाड़ी की वीडियो ले ली है, पिक्चर ले ली है, और जब आप बाहर निकलेंगे तो वो दोबारा पिक्चर ले लेगा। पीछे आपकी गाड़ी का जो नंबर है, गाड़ी के नंबर से आपका ईमेल एड्रेस निकल आएगा, वहाँ से आपको ईमेल आ जाएगी, फक्तूरा यानी कि आपको रिसीट आ जाएगी। तो मेरे मोबाइल में एक एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन के अंदर मैंने अपने क्रेडिट कार्ड्स की इन्फॉर्मेशन डाली होती है। तो जैसे ही मैं जाता हूँ एयरपोर्ट वगैरह, तो जब मैं निकलता हूँ एयरपोर्ट से बाहर, वो मेरा टाइम कैलकुलेट करके मुझे फक्तूरा भेजता है। उसमें ये लिखा आता है रिसीट में कि आपके अकाउंट से इतने नॉक या इतने करोड़े हमने डिडक्ट कर लिए हैं। तो इन शॉर्ट ये कि इतना ऑटोमेटेड सिस्टम है कि मैं पार्किंग में जा रहा हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है येस नो करने की, अपना मोबाइल उठाने की, ऑटोमेटिकली मेरे पैसे पे हो जाएंगे। और इसी तरह अगर मैं किसी पार्किंग एरिया में गया हूँ तो एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन को मैंने खोलना है, उसने इंटरनेट के ज़रिए से ही जो है वो मेरी लोकेशन मुझे बतानी है। जिस लोकेशन पे हूँ वहाँ पे मैंने उसको क्लिक करके वहाँ पे मैंने पार्किंग स्टार्ट कर देनी है। जब मैंने वापस आना है उसको मैंने वहाँ पे एंड करना है, टोटल पैसे मेरे क्रेडिट कार्ड से डिडक्ट हो जाएंगे। इसी तरह बसेस का सिस्टम है, बस में आपने बैठना है तो आपके मोबाइल में एप्लीकेशन है, एंड्रॉयड या iOS एप्लीकेशन आपके मोबाइल में होगी, उसमें आपका बस कार्ड होगा। वो बस कार्ड आपने जो है वो दिखाना है उसको, ठीक है। वो ऑनलाइन ही होता है, समझिए आप, एक तरह से इंटरनेट ऑन होना चाहिए उसके लिए। वो देखेंगे आपको बस में बैठने की परमिशन है। और अगर आपके पास बस कार्ड नहीं है तो आप वो उसी टाइम मौके पे ख़रीदें, कैश दे के ख़रीदें ATM कार्ड से अपने, या आप जो है उस एप्लीकेशन के अंदर ही आप वन टाइम पेमेंट से आप घंटे 2 घंटे के लिए आप कार्ड ले लें। बाज़ लोग पूरे महीने के लिए कार्ड बनाते हैं और बाज़ लोग 1 घंटे के लिए कार्ड बनाते हैं, डिपेंड करता है। तो मुझे तो तकरीबन 1 डेढ़ साल 2 साल होने वाले, मैं बस में नहीं बैठा हूँ, क्योंकि मैंने आते के साथ ही यहाँ पे गाड़ी ले ली थी साल के अंदर ही। तो लेकिन पहले मैं बैठता रहा हूँ बहुत ज़्यादा, तो मुझे पता है इस बारे में, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो अगर कोई बगैर बस कार्ड के बस में चढ़ भी गया, अव्वल तो ड्राइवर चेक कर रहा होता है, हाँ जी कार्ड दिखाएं, आप कार्ड दिखाते हैं उसको, और वो एंट्री कर रहा होता है, और एकदम से चेकर चढ़ जाते हैं। और चेकर ऐसे नहीं 2 बंदों को चेक करके उतर जाएगा, 4-5 चेकर एक साथ चढ़ते हैं, और वो हर बंदे का वो चेक करते हैं एप्लीकेशन, ठीक है। और हर बंदे का, और जिसका निकल आया फिर उसको फ़ाइन करते हैं। फ़ाइन फिर इतना होता है कि आपके 3-4 महीने के बस कार्ड निकल आते हैं उसमें, इस फ़ाइन में। तो इसलिए वो बस टिकट लेके बस में चढ़े, 2 नंबरी ना करें। अगेन बहुत सारे ऐसे हमारे भाई हैं जो इंडिया और पाकिस्तान से हैं, जो बस कार्ड लिए बगैर बस में चढ़ भी जाते हैं और सफ़र भी कर लेते हैं, सक्सेसफुल भी हो जाते हैं। लेकिन फिर फड़े गए थे, फिर तो पता ही है कि होता है। फिर आगे कहने की मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं सेंसर कर रहा हूँ। अच्छा जी, उसके बाद आ जाएँ, पार्किंग की बात हो गई, ओवर स्पीडिंग पे आ जाएँ जी। भाई विदाउट लाइसेंस अगर आपने गाड़ी चलाई 6 महीने जेल है। तो और मुझे एक बंदा ऐसा पाकिस्तानी मिला यहाँ पे, तो मैं गाड़ी लेना जब चाह रहा था आज से 2 साल पहले, तो मैंने गाड़ी नेट पे देखी, मैं चला गया देखने के लिए। वो पाकिस्तानी थे, बहुत अच्छे इंसान, सारा कुछ, लेकिन उनके पास लाइसेंस नहीं था, और बगैर लाइसेंस के 3500 किलोमीटर उन्होंने गाड़ी चलाई। लेकिन आप बिलीव करें, मैंने गाड़ी ली, उनसे नहीं ली, किसी और से ली मैंने गाड़ी बाद में, तो पहले ही 3 महीने में मेरी चेकिंग हो गई। और अगर मैंने भी ऐसे ही किया होता तो मुझे तो जेल हो जाती। तो फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली ऐसे रिस्क नहीं लेने चाहिए। यूरोप कंट्रीज़ में आके, यहाँ पे आके अपने मुल्कों को ख़राब नहीं करना चाहिए। लाइसेंस लें भाई, उसके बाद चलाएं।
अगर इतना ही शौक़ है पहले लाइसेंस ले लें, लाइसेंस लेंगे। और लाइसेंस बहुत महंगा है गाड़ी का, तकरीबन 5 लाख मेरे पाकिस्तानी लगे थे लाइसेंस लेने में, और टफ़ भी है। और लेकिन ये है कि ऐसा नहीं है कि मिलता नहीं है, मिल जाता है, औरत हो या मर्द हो ले लेते हैं लाइसेंस, लेकिन ये है कि पैसा बड़ा लगता है, लाइसेंस बहुत एक्सपेंसिव है। उसके लिए मैं फिर कभी व्लॉग बनाऊंगा कि सस्ते तरीके से लाइसेंस लेना चाहते हैं आप, तो कैसे लिया जा सकता है, कौन कौन से ऑप्शन है, मैं फिर कभी इस पर काम करूँगा। ये एक पूरा एक अलग से व्लॉग बनाना पड़ेगा मुझे इसके लिए। अच्छा, उसके बाद अब आ जाएँ ओवर स्पीडिंग पे। क्या होता है जी? ओवर स्पीडिंग पे आपको 1 लाख रुपए तक फ़ाइन हो सकता है पाकिस्तानी, जेल भी हो सकती है, लाइफ टाइम आपका लाइसेंस बैन हो सकता है। आप ओवर स्पीडिंग लिमिट आपने बहुत ज़्यादा कर दी है। रिसेंटली एक केस हुआ है, इनका यहाँ का एक नॉर्वेजियन एक स्पोर्ट्स स्टार है, वो ओवर स्पीडिंग कर रहा था, उसको पकड़ा तो उसके पास से कोई नशे वाली चीज़ें भी निकली, उसको प्रिजन में भी भेजा, उसने माफ़ी भी मांगी, उसको पता नहीं कितने लाख करोड़े 1 मिलियन करोड़ उसको फ़ाइन भी हुआ है शायद। और उसके अलावा ये मेरे ख्याल है उसका जो लाइसेंस है वो लाइफ टाइम के लिए ख़त्म हो गया होगा। तो ये चीज़ें भी जो है ना ध्यान में रखेगा। और जो सैलरीज हैं, अपर लेवल मैनेजर या मिडिल लेवल मैनेजर या लोअर लेवल लेबर जो है, इसमें कोई इतना फ़र्क नहीं है, बहुत क्लोज है। और लाख सवा लाख रुपए से ज़्यादा का फ़र्क नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर एक लोअर लेवल पे बंदा काम कर रहा है, वो अगर 5 लाख ले रहा है, तो एक अपर लेवल पे काम कर रहा है तो वो जो है वो 6 लाख ले रहा होगा, 6.5 लाख ले रहा होगा। इससे ज़्यादा का फ़र्क नहीं है। लेकिन बिलीव मी, बेस्ट कंट्री है और मेरा डिसीजन ठीक रहा है। मैं यहाँ पे कैसे आया ये एक अलग स्टोरी है, बस आ गया यहाँ पे और अल्लाह ताला ने लिखा था मेरी किस्मत में, फैमिली के साथ आ गया यहाँ पे और बेहतरीन यहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, बहुत खुश हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बहुत फ़ज़ल है। और मैं तो यही कहूँगा कि भाई इंडियन हैं आप या बांग्लादेशी हैं या पाकिस्तानी हैं या श्रीलंकन हैं, कहीं से भी आप हैं, आपको अगर अपनी फैमिली के अपने लाइफ स्टैंडर्ड अप करना है, या आप चाहते हैं कि आप अपने मुल्क में कम कमा रहे हैं, या आप समझते हैं कि आपका जॉब टेम्परामेंट है और आप यूरोप में आना चाहते हैं, आप कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, इंडिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूके वगैरह के बारे में सोच रहे हैं, तो भाई इधर आ जाओ ना, इधर आ जाओ, इधर ज़्यादा फ़ायदा है। इधर रिलैक्स माहौल है, फैमिली के लिए भी अच्छा है। यानी कि अगर आपकी फैमिली रात को बच्चे बाहर जा रहे हैं आपकी वाइफ के साथ, तो आपको कोई टेंशन नहीं है, बस पे सफ़र कर रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है, किसी की ज़रूरत नहीं है कि कोई किसी को छेड़ दे, गोली डाल दे, ना आपकी इतनी ज़रूरत है कि आप किसी के साथ ऐसा सलूक करोगे। तो रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत अच्छे हैं। कहा यह जाता है कि यहाँ पे उम्र लॉ है। जो मुसलमान मेरे भाई वीडियो देख रहे हैं वो तो मेरी बात को समझ भी रहे होंगे। तो बेहतरीन कंट्री है, मैं तो ये कहूँगा। और अल्लाह ताला हमारे मुल्कों को भी, हमारे मुल्कों के हुक्मरानों को भी अकल दे कि वो इस तरह का निज़ाम वहाँ पे क्रिएट करें कि जहाँ पे इतना मुनसिफाना निज़ाम है। पुलिस के पास यहाँ पे पिस्तौल नहीं होती है, बग़ैर पिस्तौल के होते हैं, बड़े फ्रेंडली होते हैं। और इतना अच्छा यहाँ का इन्वायरमेंट है कि आई विश कि ऐसा इन्वायरमेंट इंडिया में भी हो, पाकिस्तान में भी हो, बांग्लादेश में भी हो। हम लोगों का वहाँ पे आना जाना भी हो, इंडियन पाकिस्तान में आके टूरिज़म कर रहे हो, पाकिस्तानी इंडिया में जाके टूरिज़म कर रहे हो और एक दूसरे की इकोनॉमीज़ को फ़ायदा दे रहे हो, बजाय ये कि एक दूसरे पे मिसाइल मारने की तैयारी कर रहे हो यहाँ। तो ज़बरदस्त इन्वायरमेंट है, कोई रिलीजियस प्रेशर नहीं है किसी भी ग्रुप के ऊपर। ईसाई मुसलमानों के ऊपर ऐसा कुछ नहीं कर रहे, मुसलमान ईसाइयों के ऊपर ऐसा कुछ नहीं कर रहे। और जो हमारे हिंदू भाई यहाँ पे रह रहे हैं नेपाल से या इंडिया से, वो भी ऐसा नहीं कर रहे, सब मिलजुल के रह रहे हैं। और मैं जब यहाँ पे आया हूँ तो मेरा एक फ्रेंड बना, वो था नेपाल से, और नेपाल से मेरे बैच में वो एक वाहिद लड़का था जो मुसलमान वहाँ से आया। इतना अच्छा, इतने अच्छे लोग, इतने मेहनती लोग नेपाल से हैं। इंडिया से भी लोग बहुत अच्छे हैं, पाकिस्तान से भी लोग बहुत अच्छे हैं। लेकिन हमारे मुल्कों के अंदर हम जो है ना वो अंडर परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे आके हम ज़बरदस्त परफॉर्म करते हैं। यूनिवर्सिटीज़ के अंदर PhD पोजीशंस पे और पोस्ट डॉक पोजीशंस पे इंडियन और पाकिस्तानी काम कर रहे हैं। और हम लोग पाकिस्तान में जाते हैं या हम लोग पाकिस्तान में होते हैं तो हमें पता नहीं क्या होता है, इंडिया में होते हैं पता नहीं क्या होता है। हम लोग जो है वो क्वालिटी ऑफ वर्क नहीं दिखाते हैं जो यहाँ पे आके दिखाते हैं। तो अल्लाह ताला में तौफीक दे मिलजुल के रहने की। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आगे शेयर कीजिएगा। और एंटरटेनमेंट के तौर पे देखा है तो भी ठीक है, इन्फॉर्मेशन के तौर पे देखा है तो भी ठीक है। लेकिन अगर आप लोग सीरियसली सोच रहे हैं बाहर निकलने का अपने कंट्री से,
तो आई थिंक सो आपको नॉर्वे के बारे में इंफॉर्मेशन मज़ीद लेनी चाहिए। अगर आपके जहन में कोई सवाल हो, किसी भी किस्म का कोई कमेंट हो मेरे व्लॉग के अंदर, अगर आपको कोई कमी नज़र आई हो, कोई आप इम्प्रूवमेंट चाहते हो और या अप्रिसिएशन मुझे देना चाहते हो, फीडबैक देना चाहते हो, तो ज़रूर दीजिएगा। मैं फिर हाज़िर हूँगा आपके पास कोई नई इन्फॉर्मेशन लेके नॉर्वे के हवाले से इंशाअल्लाह अज़ीम। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।